बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम हज़रात, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैर आफियत से होंगे और अपने प्रीवियस जो लेसन हमने अभी तक पढ़ लिए हैं उनको बगौर सुना भी होगा आपने और लिखने की प्रैक्टिस भी की होगी। स्टूडेंट्स, आपने अपने इन क्वेश्चंस को याद भी रखना है। अच्छा, आज हम लोग अपने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और ये हमारा लेसन नंबर 7 है और हमारा जो टॉपिक होगा आज का वो है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपनी कुछ बेसिक की पॉइंट्स को याद करेंगे, उसके बाद हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे जो वर्ड जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास है अबाउट द कंजर्वेशन। व्हाट इज़ मीन बाय दिस कंजर्वेशन? स्टूडेंट्स, इसका मतलब आपने ये याद रखना है, कंजर्वेशन का यहाँ पर जो मतलब है स्टूडेंट वो होगा कंजर्व मीन्स रिमेन्स सेम, यानी अगर किसी चीज़ के अंदर कोई चेंज नहीं आता या कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ को, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये अनचेंज है, रिमेन सेम है। अच्छा, इसी तरह से स्टूडेंट अगर हम देखें अपने मोमेंटम के वर्ड को, तो मोमेंटम के अकॉर्डिंग हमने ये डेफिनेशन पहले भी डिस्कस की है। एज पर द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity which is represented by the letter p, so this is called the momentum। इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम उस वक्त होगा जब उस ऑब्जेक्ट के पास mass भी हो और उसके अंदर velocity भी आ जाए। अच्छा, अब हमने एक चीज़ डिस्कस क्या करनी है, दिस इज अबाउट द लॉ। व्हाट काइंड ऑफ द लॉ दिस इज? ये हमें डिस्क्राइब करेगा कि ऑब्जेक्ट में मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है, यानी रिमेन सेम रहेगा। कब? कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जिनके बाद हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है कि हमारा जो मोमेंटम है वो रिमेन सेम है? क्या पहले उसमें कोई चेंज आया था या चेंज हम लाएंगे? क्या चीज़ क्या है? तो स्टूडेंट, इसके लिए अब हम लोग एक डायग्राम को डिस्कस करेंगे और उस डायग्राम की मदद से जो है वो हम आगे अपने इस लॉ को जो है वो प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हमारा बेसिक की पॉइंट क्या था? मोमेंटम रिमेन सेम, और मोमेंटम तब होगा जब ऑब्जेक्ट के पास मैस हो और वेलोसिटी अवेलेबल हो, तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम्स रिमेन्स सेम। अच्छा स्टूडेंट, इसी तरह हमें जो सिस्टम हम लोगों ने यहाँ पर डिज़ाइन करना है उसमें हम लोग सबसे पहले तो हम एक ऑब्जेक्ट क्लियर कंसीडर करते हैं, विच इज़, मैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। दिस इज़ द फर्स्ट वन, एंड द थर्ड वन। स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम्स बना ली हैं जिसमें हमारे पास ये फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड डायग्राम है और ये थर्ड डायग्राम है। यहाँ पर स्टूडेंट हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि दीज आर द बॉल्स, दिस इज़ ऑफ मैस m, दिस इज़ ऑल्सो ऑफ मैस m, दिस इज़ द ऑफ मैस m1 एंड दिस इज़ ऑफ मैस 2, सेम एज m1 एंड m2, दिस इज़ m1 एंड दिस इज़ m2। स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे पास ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनके बाद हम लोगों ने ये फाइनल करना है कि हमारा मोमेंटम रिमेन सेम रहा। और मोमेंटम के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ स्टूडेंट कि मोमेंटम कब होगा? जब मैस हो और वेलोसिटी हो। अब मैसेज तो आ गए हैं, क्या इनमें वेलोसिटी भी है? अब ये भी डिस्कस करना है। अच्छा, मैस को डिस्कस करने के लिए भी एक और चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर मैं एक वर्ड स्टूडेंट लिख रहा हूँ विच इज़ अबाउट द सिस्टम, and then we will discuss about the isolated system। स्टूडेंट, सिस्टम से मुराद क्या है? जब किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन बाउंड्रीज के अंदर जब हम किसी चीज़ के लिए हद या एक लिमिट्स जो है वो डिज़ाइन कर दें कि भाई ये काम इन लिमिट्स के दौरान होना चाहिए, इन लिमिट्स के अंदर विद इन अ बाउंड्री होना चाहिए, अच्छा, और इन कंडीशंस के साथ होना चाहिए। तो अब जब हम इन चीज़ों को तस्करा करते हैं तो इन तमाम चीज़ों के तस्करे में एक चीज़ हो, 2 ऑब्जेक्ट्स हों, 3-4 ऑब्जेक्ट्स हों, जब वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो अब हम वो कहते हैं कि ये पूरा एक सिस्टम बन चुका है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास को आप कंसिडर कर लें कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स अगर आ रहे हैं या 20 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो टीचर्स ने उनके लिए रूल्स डिसाइड कर दिए कि आपने कब आना है, कब जाना है, कब फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होगा, कब सेकेंड लेक्चर आपका स्टार्ट होगा। इसी तरह से आप लोगों की क्या नाम है, डेली रूटीन क्या होगी, आप किस तरह से क्लास से बाहर जाएंगे। तो अब हमने एक क्लास डिज़ाइन करने के लिए विद बाउंड्रीज बना दी। तो इसका मतलब ये है कि अब विद इन अ बाउंड्री जो हमारे पास काम हो रहा है, दिस इज़ अ प्रॉपर सिस्टम।
सेकेंडली हमारे पास है जी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड से मुराद स्टूडेंट्स यहाँ पर ये होगा कि हमने कोई भी सॉलिड स्फीयर चूज करना है। सॉलिड स्फीयर से मुराद जैसे लोहे का बॉल बना हुआ हो, तो लोहे का जो बॉल होगा ना वो हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा, स्ट्रॉन्ग। आइसोलेटेड से मुराद क्या होता है स्टूडेंट्स? आइसोलेटेड से हम मुराद उस सिस्टम को भी ले सकते हैं जिसके अंदर एक तो ऑब्जेक्ट सॉलिड होगा और सेकेंडली स्टूडेंट उस पर जब फोर्स अप्लाई की जाए तो उसके अंदर किसी किस्म का शेप का या लेंथ का चेंज ना आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम इस तरह के पॉइंट्स क्लियर करें तो फिर ये हमारे पास सिस्टम होता है आइसोलेटेड। अच्छा, मैसेज तो हमारे पास आ गए डायग्राम में। अब हमने इनके अंदर वेलोसिटी लानी है और वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे? हम ये कहते हैं कि जी दिस इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टूवर्ड्स द सेकंड वन एंड दिस इज ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स इट्स फर्स्ट वन। अच्छा, ये हमारे पास वेलोसिटीज हैं जिनको हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स अब वेलोसिटीज के साथ मूव करेंगे। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक वेलोसिटीज के साथ मूव करेंगे एक दूसरे की तरफ, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट के मैसेज हैं ये आपस में टकराएंगे और टकराने की यहाँ पर क्या होगा? टकराने के बाद इन ऑब्जेक्ट्स के पास एक कोलिजन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब मैंने एक और वर्ड यूज़ कर लिया यहाँ पर, दैट इज़ अबाउट द कोलिजन। कोलिजन स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह की होती है। यहाँ पर एक होती है इलास्टिक कोलिजन और सेकंड होती है नॉन इलास्टिक कोलिजन। इसकी डिस्कशन इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। अलबत्ता मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारी कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन होगी। कोलिजन से मुराद दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में टकराना है। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा जी, इसी तरह ये पॉइंट्स भी मैंने क्लियर कर दिए। अच्छा, अब हम लोगों ने ये देखना है कि इस डायग्राम के अंदर हमारा जो मोमेंटम था वो किन दो पॉइंट्स पे हमारे पास कंजर्व रहेगा। तो हम यहाँ पर दो स्टेट्स बनाएंगे। पहली स्टेट स्टूडेंट्स ये होगी ए पॉइंट वाली और सेकंड स्टूडेंट्स हमारे पास ये होगी बी पॉइंट वाली। अच्छा, इन स्टेट से क्या मुराद है? हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे पहले बात कि बिफोर कोलिजन हमारा मोमेंटम क्या है और यहाँ पर आफ्टर कोलिजन हमारा मोमेंटम क्या है। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे जिनका हम टोटल मोमेंटम बाद में फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट्स यही लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग फर्स्ट ईयर में जाकर भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जब आप फर्स्ट ईयर में जाकर पढ़ेंगे तो उस वक्त इसमें थोड़ी सी डिटेल्स चेंज हो जाती हैं और हम लोग इसकी 4 डिफरेंट काइंड्स भी डिस्कस करते हैं। काइंड से मुराद स्टूडेंट्स ये है कि हम 4 स्टेट्स बना लेते हैं कि अगर हम इस चीज़ में चेंज लेकर आएंगे तो क्या इफेक्ट होगा, इस चीज़ में चेंज लेकर आएंगे तो क्या इफेक्ट होगा। इसी तरह यहाँ पर जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन अक्सर बच्चों को हो जाती है, जब फॉर एग्जांपल टीचर अगर आपको ये क्वेश्चन जैसे मैं समझा रहा हूँ कि दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स बुक की तरफ देखकर ये कंसीडर कर लेंगे कि स्टूडेंट सर वहाँ पर तो एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और एक स्टिल था। इसी तरह एक ऑब्जेक्ट छोटा है, एक ऑब्जेक्ट बड़ा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप साइज का कोई भी चेंज ले आए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस ऑब्जेक्ट को मूव करवा लें, इस ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर दें, इस ऑब्जेक्ट को मूव करवा कर इसे स्टॉप कर दें, दोनों का साइज सेम रख दें, दोनों को मूव करवा लें। फिर इसी तरह कंडीशन ये बन सकती है कि आपका ये ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो स्मॉल हो, ये ग्रेटर हो। फिर ये हो सकता है कि ये वाला जो है वो आपके पास स्मॉल, ये ग्रेटर हो जाए। फिर आपकी ये कंडीशन बन सकती है कि आपके दोनों मैसेज ग्रेटर हों या दोनों मैसेज स्मॉल हो जाएं। तो ये आपके पास कोई 5-6 किस्म की जो कंडीशंस बन सकती हैं। लेकिन इन कंडीशंस के ऊपर कोई, इन कंडीशंस की वजह से हमारे इस क्वेश्चंस के ऊपर या हमारी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसकी बेसिक वजह यह है कि मोमेंटम के अंदर हमने 2 चीज़ें डिस्कस करनी है, मैस और वेलोसिटी। अब मैस और वेलोसिटी में अब देखो कि ऑब्जेक्ट रुका है या चल रहा है, छोटा है या बड़ा है, उसके अंदर मैस का डिफरेंस तो आता है लेकिन वेलोसिटी का भी चेंज हम लोग फिर डिस्कस करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम इन दोनों को कंबाइन इफेक्ट में डिस्कस करते हैं कि बिफोर कोलिजन क्या हुआ, तो अब आप ये देखो कि इस ग्रीन लाइन से ऊपर इस बिफोर कोलिजन के अंदर हम इन दोनों के इफेक्ट को कंबाइन करेंगे। जब दोनों का इफेक्ट कंबाइन होगा तो हमारे पास आफ्टर कोलिजन वाला इफेक्ट भी वही आएगा जो बिफोर कोलिजन का था। अब चाहे मैसेज छोटे हों, बड़े हों, चाहे जो आपके पास ऑब्जेक्ट का मैस है वो मूवेबल हो, ना मूवेबल हो, इस तरह की जितनी भी स्टेट्स आप लोग बना सकते हैं, हमें उस चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए फिर हम इन चीज़ों को जो है वो इनकी वजह से अपने क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने देते। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और चीज़ भी आपने याद रखनी है कि हमारे पास बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन चेंज क्यों नहीं आता।
स्टूडेंट्स 2 पॉइंट्स यहाँ पर और आते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो स्टूडेंट्स आप ये देखें कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का मास है m, क्या जब कोई दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो उनके टकराने के बाद, कोलिजन के बाद किसी एक ऑब्जेक्ट का मास कम रह जाता है। जैसे कि आप सपोज कर लें कि एक ट्रक जो है वो किसी गाड़ी के साथ टक्कर मारता है, तो क्या ट्रक का वज़न जो 100 किलो था वो 50 किलो रह जाएगा? या क्या मेहरान जो गाड़ी फॉर एग्जांपल अगर टकराई गई है तो इस गाड़ी का वज़न क्या वो आधा रह जाएगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। मैसेज तो उतने के उतने रहते हैं। फ़र्क पड़ता है कि आपकी शेप चेंज हो रही है, ठीक है, जिसका डैमेज ज़्यादा हुआ उसकी शेप चेंज हो गई। तो ये भी हमारे पास इस मोमेंटम के इफेक्ट की वजह से था। अच्छा, सेकेंडली इसका मतलब ये है कि मैस तो चेंज नहीं होगा, जो मैस m1 यहाँ पर है वही m1 यहाँ पर रहेगा। सेकेंडली कि अब हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ को डिस्कस करेंगे। न्यूटन का जो थर्ड लॉ था स्टूडेंट वो क्या कहता है? कहता है कि जी एवरी एक्शन हैज़ द इक्वल रिएक्शन इन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब यह है कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्वांटिटी सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर ये इसने एक्शन अप्लाई किया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो अब ये जब रिएक्शन प्रोवाइड करेगा इस ऑब्जेक्ट को, तो ये रिएक्शन के बाद, कोलिजन के बाद जब वापस जाना शुरू करेगा तो इसकी स्पीड उतनी ही रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि हम लोग जब किसी भी एक बॉल को अपने वॉल पर हिट करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो करवाते हैं। जैसे ही हमने उसको थ्रो करवा दिया, अब दीवार के पास ऐसी कौन सी फोर्स थी जिसकी वजह से उसने वापस रिटर्न भेजा? वो एक्चुअली क्या था कि जो फोर्स हमने अप्लाई की थी उसका रिएक्शन हमें मिल रहा है। तो रिएक्शन कितना था? जितना हमने उस पर फोर्स अप्लाई की उतना ही। और आप देखिएगा कि ऑब्जेक्ट तकरीबन वापस उसी पॉइंट तक, जैसे यहाँ से अगर मैं फेंकता हूँ तो वो मेरे पास या मेरे से थोड़ा सा आगे यहाँ तक ज़रूर पहुँच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या है कि यहाँ पर चेंजेस में हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रही थी जब वापस आ रही थी। इसी तरह स्टूडेंट्स अब देखें कि एक रेजिस्टिव एयर की जो रेजिस्टिव फोर्स थी वो भी यहाँ पर लग रही थी। तो बेतहाशा इस तरह की हमारे पास जो नेट फोर्सेस हैं वो एप्लीकेबल होती हैं, उन सिस्टम्स पर लग रही होती हैं। इस वजह से हम लोग फिर इस चीज़ को क्या कहते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं कि जिस फोर्स के साथ हमने अप्लाई की, ऑब्जेक्ट को थ्रो करवाया, उसी के साथ वो वापस आ गई। मीन्स डैट कि जो एक्शन इसने अप्लाई किया था उतना ही रिएक्शन इन मैग्नीट्यूड उसको मिल गया। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ा कि दिस इज़ ऑपोजिट इन डायरेक्शन, कि ये ऑपोजिट हैं अपनी डायरेक्शन के लिहाज से। तो स्टूडेंट इसका मतलब यह है कि न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल होगा और हमारे पास वेलोसिटी का चेंज भी नहीं आएगा। तो अब आप एक कॉमन चीज़ देखें कि अगर ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, यानी टकराने से पहले भी मास उतना ही है, बाद में भी उतना ही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मास मैं लिख देता हूँ जी 50 kg का, तो टकराने के बाद भी 50 kg रहेगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की पर मीटर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है तो इसको आफ्टर कोलिजन भी वापस उसी स्पीड के साथ आएगा। तो लेट्स सपोज कि अगर ये 10 मीटर के साथ नहीं भी आता, 9.8 9.9 के साथ भी आ जाता है, तो अप्रॉक्सीमेट तो 10 ही है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं जी 10 मीटर पर सेकंड। अब ये देखें कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कोई इफेक्ट का चेंज ही नहीं है। अगर चेंज ही नहीं आ रहा, वेलोसिटी में और मैस में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो स्टूडेंट्स हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला था मैस एंड वेलोसिटी का, तो क्या मोमेंटम में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। अगर मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा तो फिर हम फाइनली कंक्लूड तो करेंगे इस चीज़ को कि जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम्स रिमेन्स कांस्टेंट और रिमेन सेम, कि कोई चेंज नहीं आया इसके अंदर, क्योंकि मोमेंटम किस पर डिपेंड कर रहा था? मैस एंड वेलोसिटीज़ पर। तो फाइनली फिर हमारा कंक्लूजन क्या होगा कि हाँ भाई ठीक है, इन दोनों वजूहात की बुनियाद पर और इन दोनों स्टेट्स में हमने ये फाइनली कंक्लूड किया कि हमारा मैस और स्पीड इनमें कोई फ़र्क नहीं था। अगर फ़र्क ही नहीं था तो मोमेंटम में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, और अगर मोमेंटम में कोई फ़र्क नहीं आएगा तो हमारा जो मोमेंटम था वो कंजर्व रहेगा, और हमारा ये लॉ प्रूव हो जाएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ डिटेल थी इसकी जो मैंने आपको साथ ही की पॉइंट्स की फॉर्म के अंदर बता दी। इसी तरह अब हम लोग चलेंगे इसकी डेरिवेशन पे, और फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप अपने इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी हेडिंग्स और कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। और फिर लास्ट में जब हम लोग अपनी चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके लॉन्ग क्वेश्चंस मार्क करवा भी दूँ, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इंशाल्लाह आज ही आपको मार्क करवा दूँगा इस लॉन्ग क्वेश्चन की डिटेल वगैरह। स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोग अपने ना एक्सप्लेनेशन के साथ ही, एक्सप्लेनेशन तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम चलते हैं अपनी डेरिवेशन की तरफ।
स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे पास मैथमेटिकल डेरिवेशन आएगी उसमें भी हम लोग वही स्टेट्स बनाएंगे जो हमने यहाँ पर बनाई थी। जैसे वी हैव टू चेक दैट द मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, उसके लिए हम स्टूडेंट्स कुछ और पॉइंट्स भी बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम ये कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का इनिशियली मैस m1 था, बाद में भी m1 ही रहा, सेकंड का मैस 2 था, सेकंड का मैस 2 ही रहा। यहाँ पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव किया वो हमारे पास हो जाएगी स्टूडेंट्स u1। इसके लिए क्योंकि मैस 2 है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर u2। अच्छा, कोलिजन के बाद एक दूसरे पर रिएक्शन अप्लाई करते हैं तो रिएक्शन की वजह से हमारे पास वेलोसिटी की क्वांटिटी तो सेम रहेगी, लेकिन क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, इसकी जो नेम है यानी लेबल डिफरेंस रखने के लिए वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स ये हो जाएगी v1 और इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी v2। अब मैंने ये v और ये u का डिफरेंस मैंने क्यों रखा है यहाँ पर, इसको भी आप स्टूडेंट्स यहाँ पर याद रख लीजिएगा कि u and v, why we use these kind. u is actually the initial velocity and v is the final velocity. सिर्फ ये डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों वेलोसिटीज हैं और दोनों की क्वांटिटी भी सेम है। ठीक है, इन दोनों के अलावा इसके अंदर जो है वो कोई चेंज नहीं है, ये कोई इफेक्ट का डिफरेंस नहीं आ रहा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हम लोग चल रहे हैं अपने डेरिवेशन की तरफ, और डेरिवेशन के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो अपनी स्टेट्स बनाई हैं कि हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या था और आफ्टर जो हमारे पास था वो फाइनल मोमेंटम वो क्या था। तो हम सबसे पहले नंबर पे डिस्कस करते हैं अपनी फर्स्ट स्टेट को बिफोर कोलिजन की। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स हेडिंग देंगे डेरिवेशन में बिफोर कोलिजन। इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1। तो स्टूडेंट्स इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1 हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू, हम यहाँ पर इसको कंक्लूड कर सकते हैं इसके इक्वल कि ये होगा उसके अकॉर्डिंग m1 और u1, क्योंकि हमें मैस और वेलोसिटी चाहिए थी। इसी तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2 विच इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा m2 एंड u2। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना है, ये दोनों का सेपरेट था, हम ये देखना चाहते हैं कि बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम कितना था। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर हमारी हेडिंग कुछ यूँ बन सकती है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो स्टूडेंट्स टोटल मोमेंटम जो हमारे पास बिफोर कोलिजन के होगा दैट विल बी इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स हम अपनी सेकंड स्टेट को देखते हैं कि हमारे पास कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट में क्या चेंजेस आ गई। तो हम ये यहाँ पर एक सेकंड स्टेट बनाएंगे दैट इज अबाउट द आफ्टर कोलिजन। स्टूडेंट्स आफ्टर कोलिजन के लिए भी हमारे पास वही पॉइंट्स हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले नंबर पे तो ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फाइनल मोमेंटम क्या था। सो फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 इज m1 v1 फाइनल मोमेंटम ऑफ m2 इज m2 v2 एंड देन अब हमने ये देखना है कि आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम कितना था। तो हम अपने इन दोनों पॉइंट्स को ऐड कर देंगे। आफ्टर कोलिजन, तो स्टूडेंट्स जब हम इसको आफ्टर कोलिजन की कंडीशन के साथ डिस्कस करेंगे तो हमारे पास इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास आ जाएगा टोटल मोमेंटम के लिए विच इज़ m1 v1 प्लस
m2 एंड v2। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास दो स्टेट्स आ गई, एक बिफोर कोलिजन की और आफ्टर कोलिजन की। बिफोर कोलिजन की हमारे पास जो मोमेंटम था टोटल स्टूडेंट्स वो इसके इक्वल था, और आफ्टर कोलिजन का जो टोटल मोमेंटम था स्टूडेंट्स वो इसके इक्वल था। ठीक है, हम इसको मैथमेटिकली भी थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि मैथमेटिकली इस चीज़ को कैसे एलेबोरेट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या देखना है कि अगर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो कहता है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इट विल रिमेन्स कांस्टेंट और रिमेन्स सेम, तो फिर हमारी फाइनल स्टेटमेंट किस तरह से हो सकती है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर फाइनल स्टेटमेंट भी लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमारा जो फाइनल स्टेटमेंट होगा स्टूडेंट्स वो होगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, एंड द फाइनली द मैथमेटिकल इक्वेशन विल रिमेन रिटन एज m1u1 प्लस m2u2 विच इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हमारी फाइनल डेरिवेशन होगी और हमारा यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास इसकी सेकंड एग्जांपल भी है। सेकंड एग्जांपल से मुराद स्टूडेंट्स हमारे पास एक और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्क्राइब करने के लिए एग्जांपल ली गई है। आप इनमें से कोई एक याद कर सकते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी चाहिए। सेकंड वाली जो है हमारे पास वो है कि व्हेन वी फायर्ड अ बुलेट फ्रॉम द गन, सो व्हाट काइंड ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रिमेन्स। तो हमारे पास उसके अंदर भी हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना है कि फिर किस तरह की हमारा मोमेंटम जो है वो कंजर्व रह सकता है वहाँ पर। अच्छा, और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैथमेटिकली अगर आपको गाइडलाइन दूँ कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास चेंजेस क्या थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इंशाल्लाह इससे आपको आपका कंक्लूजन बहुत इजीली मिल सकता है। तो इसलिए आपने इसको गौर से सुनना है और समझना है। स्टूडेंट्स मैं डायग्राम्स में थोड़ी सी चेंजेस ला रहा हूँ। चेंजेस से मुराद ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये मान लेता हूँ कि मेरे पास इसका मास 5 kg है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। अगर ये दोनों मैसेज बराबर हैं तो m2 भी हमारे पास किसके बराबर होगा, 5 kg के। अच्छा, आप लोगों को जैसे मैंने कंडीशन बताई थी कि आप इनमें कोई भी चेंजेस ला सकते हो, तो इससे मुराद कि आप यहाँ पर mass 2 को चेंज भी कर सकते हो। चलें, अगर हम इसको mass 2 को चेंज कर भी लें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ जी 10 kg, तो अब ये 10 kg है और इसकी वेलोसिटी को भी मैं चाहता हूँ कि चेंज हो जाए, क्योंकि मास ज़्यादा था तो वेलोसिटी इसको ज़्यादा गेन चाहिए थी। होता तो ये है कि जिसका वजन ज़्यादा हो वेलोसिटी कम हो जाती है, लेकिन हमने इसमें बहुत फोर्स लगाई, इसकी भी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ लिख लेते हैं अपनी 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब ये टकराएगा तो टकराने के बाद जैसे ही ये वापस रिवर्ट हो जाएंगे तो अब क्या होगा कि मैसेज पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका वजन भी उतना ही रहेगा। कितना था वजन, 5 kg का। इसका वजन कितना था, 10 kg का। इसी तरह स्टूडेंट इसकी वेलोसिटी रिएक्शन की वजह से सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर ये सेम रहेगी तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी क्या होगी, दोबारा से 10 मीटर पर सेकेंड, कि जिस स्पीड से के साथ गया था उसी स्पीड से वापस आ गया। इसकी स्पीड क्या होगी, 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपने स्टूडेंट्स करना क्या है कि आपने ये जो वैल्यूज़ यहाँ पर कंक्लूड की हैं, ये वैल्यू आप इनको सब्स्टिट्यूट कर दें अपने गिवन फार्मूला के अंदर और चेक करें कि क्या हमारे पास जो हमारी इक्वेशन हमने ड्राइव की है इसके अकॉर्डिंग क्या हमारा आंसर सेम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्ट था बिफोर कोलिजन का, ये पार्ट था आफ्टर कोलिजन का। हम इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। स्टूडेंट्स लेट्स सी कि अगर मैं मास 1 कंसीडर कर लूँ 5 kg, जो हमारे पास हमने कंक्लूड किया 5 विद वेलोसिटी 10 प्लस m2 का मास स्टूडेंट हमारे पास था 10 और वेलोसिटी जो थी वो थी इनिशियली 15। इसी तरह आफ्टर कोलिजन के बाद हमने कहा कि मैसेज में तो कोई इफेक्ट नहीं आया, तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे मास 5 और वेलोसिटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं आता ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सो इट विल बिकम आल्सो द 10 प्लस 10 एंड 15। सो स्टूडेंट्स जब मैंने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब मेरे पास आंसर का कंफ्यूजन देखते हैं क्या बनता है। 5 10 50 प्लस 10 15 150, 5 10 50 plus 150, this will be equal to 200 and this is also is equal to 200। तो स्टूडेंट्स अब ये देखें कि आपको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये पता चल गया कि बिफोर कोलिजन मोमेंटम इज इक्वल टू द आफ्टर कोलिजन मोमेंटम।
तो अगर इनमें कोई चेंज नहीं आया तो फिर इट्स मीन्स डैट के मोमेंटम्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब आप चाहें तो आप यहाँ पर मैसेज को चेंज करके देख लें, वेलोसिटीज़ को चेंज करके देख लें, जो मर्जी कंडीशंस बना लें, 7-8 कंडीशंस बना लें, आपका मोमेंटम सेम रहेगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आपके इस मैथमेटिकल फार्मूले की मदद से भी आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह आई विल ट्राई इट्स माई बेस्ट टू कन्वे यू द बेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो अपने जो लॉन्ग क्वेश्चंस की मार्किंग है कोशिश करके वो भी इंशाल्लाह आपको बता दी जाएंगी। इसमें स्टूडेंट्स जो हमारे पास हेडिंग्स हैं वो बल्कि आपको आपकी बुक के साथ बता ही देता हूँ ताकि ईज़िली आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो उसके लिए स्टूडेंट्स इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, बल्कि ओके इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।